हालांकि उनके होठों पर एक मुस्कान चिपकी हुई थी। कहो दादी, अपनी आंखें खोलो। तुमने मुझे खुली आंखों से देखा है। तुम मुस्कुरा रही हो दादी। मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन उसके बाद दादी के हाथों में कोई हलचल नहीं हुई और न ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और कुछ ही पलों के बाद उनकी मुस्कान भी गायब हो गई। अब वह पहले की तरह स्थिर थी। मैं बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा। तभी मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और मैंने चौंककर दरवाजे की ओर देखा। मामा और दानिया वहीं थे। मामा दादी के पास कुछ लेकर आए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ थे। मेरा दिल अपनी दादी को इस तरह देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मम्मा ने कहा बैठ जाओ। नहीं, मैं चलता हूँ, मैंने जवाब दिया और बाहर आ गया। सरफराज भाई का फोन बहरीन से आया था। उसने बहुत बातें की थीं। उन्होंने बताया कि हमारे घर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ले नहीं जा सकती और उनके जाने का इंतजाम कर रहे हैं और इस सिलसिले में उनकी फर्म के अधिकारी उनकी मदद कर रहे हैं। फिर शनिवार को मैंने ताया अबू से इजाजत ली और कहा कि मैं घूमने जा रहा हूँ। सुल्ताना और हीरा ने कहा, साहब अकेले चलना गलत है। अब ड्राइवर मिल गया है, इसलिए हम आपको भूल गए हैं। यकीन मानिए सुल्ताना, मैं काम से जा रही हूँ। एक कार्यक्रम बनाएं। वैसे सरफराज भाई आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना कहकर मैं कैसर खान के साथ निकल गया। कैसर खान गाड़ी चला रहा था और मैं सोच में डूबा हुआ था। हम नहर के किनारे चलते रहे और फिर लाहौर की खूबसूरत जगहों का दौरा किया और आखिरकार इस जगह पर पहुँचे जहाँ कैसर खान का मुर्शीद मिल सकता था। यह एक झुग्गी थी। दूसरी तरफ वाघा बॉर्डर था। यह आबादी उनके बाईं ओर बहुत आगे थी। दूसरी तरफ भारतीय सीमा थी, लेकिन ये झुग्गियां इसी सीमा के साथ दिखाई दे रही थीं। यहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे हमने एक छोटा सा घर देखा जो मिट्टी का बना हुआ था और यहीं पर हमारी मुलाकात मुर्शिद से हुई। लाल और सफेद रंग और लंबा कद और लंबी दाढ़ी। उनका बहुत गरिमा में चेहरा था। उन्होंने मुझे बहुत ही सौम्य और प्रेमपूर्ण तरीके से मुलाकात की और मुझे घर के सामने एक तख्त पर बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने कैसर खान से बात की। कैसे हो कैसर खान, क्या आपको नौकरी मिली? हाँ मुर्शिद, वे सब बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। कैसर खान ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम शाहब है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे बताना। मैं खुद उन्हें मुर्शिद के पास आपके पास लाया था और इस समय को चुना ताकि आपसे मिलने में कोई दिक्कत न हो। मेहमानों के लिए मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ, चाहे वे फ्री हो या नहीं। वापस बैठो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। मुर्शिद के व्यक्तित्व का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। कुछ चेहरे तो कुछ किरदार ऐसे हैं कि उन्हें किसी सुझाव या विचार की जरूरत नहीं है। मुर्शिद का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि मुझे एक बात और महसूस हुई। जब मैंने हीरा और सुल्ताना से इस घर के बारे में पूछा तो उनका मूड बदल गया, या जब मैंने वहाँ की स्थिति के बारे में खुलकर बात करने की कोशिश की तो कभी कभी मुझे मना किया जाता था और एक रहस्यमय आवाज ने मुझे रोक दिया था। लेकिन यहाँ मुझे इन बुजुर्गों को स्थिति समझाने में कोई परेशानी नहीं हुई और मैंने उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ विस्तार से बता दिया। मुर्शिद आंखें बंद किए मेरी बात सुन रहा था। मैं चुप हुआ तो वो भी 6 पल चुप रहे और फिर बोले, इस घर में तेरा ताया अबू अकेला नहीं रहता, लगता है जैसे दैत्यों की पूरी आबादी है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना है और मिट्टी की इस रचना को प्राथमिकता दी गई है। क्या इसके लिए हमारी तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है? केवल सूरह जिन का पाठ करें,
जिसे अल्लाह सर्वशक्तिमान ने मानव जाति को जिन्नों की वास्तविकता से अवगत कराने के लिए प्रकट किया है और पवित्र कुरान की 29वीं आयत में निहित है। इस सूरा को अधिकतर पढ़ें। अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा। मुर्शिद, जो घटनाएं मैंने आपको सुनाई हैं उनके लिए आप कुछ सुझाव दीजिए ताकि मैं और मेरा परिवार इस संकट से बच सके। मैंने यह नहीं कहा कि सूरह जिन सबसे अच्छा पाठ है, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इन जिन्नों का सामना करके आपकी सहायता करूं, तो विश्वास कीजिए मैं कोई विद्वान नहीं हूं। मैं एक अशिक्षित व्यक्ति हूं। अल्लाह आपकी रक्षा करे। ऐसे में मैं स्वयं आपके लिए मार्गदर्शन लूंगा, और इस संबंध में मुझे अपने परिवार को विस्तार से बताना चाहिए या नहीं? चुप रहना बेहतर है।